के कारण हमारे पास बीमारियां आती है। आप और हम सभी अपनी जीवन शैली को ठीक करके और अपने रोगों पर रोकथाम कर सकते हैं। भैया सो के दिखाओ तो आप किस किस तरीके से सो के बता सकते हैं। बहन इधर आओ तो और लेटो तो और देखते हैं किस किस तरीके से आप सो सकते हैं। नंबर 1 सोइए। नंबर 1, इन्होंने सबसे पहले सोए थे सीधा, बिल्कुल दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ सीधे। नंबर 2, ओके। अब सेकंड पोजीशन बनाइए, कैसे सोते होंगे आप लोग। सब लोग ध्यान दीजिए। अब मैं इसमें जो करेक्शन करवाना है वो करवाता हूं। करवट बदल के सोइए तो भाई साहब। अब कौन से तरीके से सोते होंगे आप लोग, और क्या तरीका होता होगा। उल्टा। अब ये देखो, अब देखिए, अब आपको सोने के तरीकों में से आपका करेक्शन करवाता हूं। नंबर 1, इस बहन की तरफ ध्यान दीजिए और इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को सोने का क्रम किया। नंबर 1, लोगों को सीधा सोना चाहिए। अगर टेढ़ा सोना भी है तो करवट बदल कर किस तरह सोना चाहिए। और लोग, हमारे मम्मी पापा ने अपन में से किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सिखाया, गए और पलंग पर जाके पड़ गए, पर ये नहीं सिखाया कि बेटा सोना किस तरीके से चाहिए, किस करवट से अपन लोगों को सोना चाहिए। अपन तो जाते हैं और पड़ जाते हैं, न तो मम्मी पापा जानते हैं और न अपन लोग जानते हैं। परिणाम ये निकलता है, अपन लोग अपने स्पाइन को सीधा रख करके नहीं सोते तो रात भर 8 घंटे तक, 6 घंटे तक, 4 घंटे तक अगर हमारा स्पाइन, अगर हमारा मेरुदंड यूं टेढ़ा मुड़ा हुआ रहेगा तो धीरे धीरे मुड़ते 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 अपने आप उसमें टेढ़ापन आता चला जाएगा। तब किसी की पीठ यूं दबी हुई रहेगी, किसी को यूं कुबड़े की तरह महिलाएं खड़ी रहेगी, कोई यूं खड़ा रहेगा। उनकी मेरुदंड की स्थिति विचित्र हो जाती है। तो परिणाम ये निकल कर आता है कि आदमी के सोने के गलत तरीके से सोने के कारण आदमी के स्पाइन की तकलीफें जितनी भी होती है, गर्दन से लेकर मेरुदंड तक, वो अमूमन या तो गलत बैठने के तरीके से होती है और या फिर सोने के गलत तरीके से होती है। अब जैसे कि भाई साहब जरा करवट बदलिए। अब देखिए, नंबर 1, इनका सिर ऊपर है। अगर आप करवट बदल कर सोते हैं तो करवट तभी बदलिए जब आपके सिर और मेरुदंड का बैलेंस ठीक रखने के लिए नीचे इतना मोटा तकिया हो। और अगर मोटा तकिया नहीं है तो करवट बदल कर सोने की भूल मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारे ऊपर के स्पाइन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, दर्द बढ़ता है, कंधे दुखते हैं, हाथ दर्द करता है, लकवे की बीमारी आती है, हाथों में झुनझुनी आनी शुरू हो जाती है। यह है गलत तरीका। लोग फिर कैसे सोते हैं, हाथ माथे पर रखकर सोते हैं। कैसे सोते हैं अपन लोग? कितने लोग हैं जो हाथ माथे पर रख के सोते होंगे? हाँ, बहुत सारे। अब ये देखिए, हाथ माथे पर रखकर सोते हैं, 2 नुकसान। पहला, हाथ में ब्लड सर्कुलेशन रात भर के लिए रुक गया, और दूसरा, हमारे अग्र मस्तिष्क पर, हमारी ज्ञान कोशिकाओं पर रात भर 8 घंटे तक दबाव बना हुआ रहा। भाई साहब जरा एक बात बताइए, 1 मिनट के लिए कोई आपका हाथ जोर से दबाए तो दर्द होगा कि नहीं? 1 मिनट झेल लेंगे, 2 मिनट झेल लेंगे, 3 मिनट झेल लेंगे, लेकिन बाद में आप अपना हाथ छोड़ाएंगे, क्योंकि आगे ब्लड सर्कुलेशन आपका बंद हो गया। गलत जीवन शैली के कारण सोने के तरीके सही नहीं आते। कुछ लोग सोते हैं यूं एक टांग ऊंची करके, और कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग टांग पर टांग रख करके सोते हैं। कुछ लोग अगर सो जाते हैं, सोइए तो भाई साहब। अब वो अगर सीधे भी सोते हैं तो पता है कैसे सोते हैं? एक टांग इकट्ठी करो तो, अब दूसरी टांग उसके ऊपर चढ़ाओ तो। हाँ, कुछ लोग ऐसे करके सोते हैं। कुछ लोग कैसे सोते हैं? एक घुटने पर अपनी दूसरी टांग रख दी, और अब ये 8 घंटे तक, ये जो 6 घंटे 4 घंटे तक हमारे पाँव की स्थिति रहेगी। अब गोडे दर्द नहीं होंगे तो और क्या होंगे? और फिर कुछ लोग अगर सीधा भी सोते हैं तो एक टांग पर, हाँ सीधा पाँव फैलाइए, एक टांग पर दूसरी टांग रखिए तो। हाँ, कुछ लोग इस तरीके से सोते हैं।
कुछ लोग ये कैंची बना करके सोते हैं। पता नहीं लोगों ने किस किस तरीके के नए नए तरीके इजाद कर लिए सोने के लिए। पर हम में से हर किसी व्यक्ति को या तो सीधा सोना चाहिए, और अगर करवट बदल कर सोते हैं तो हाथ को सिर के नीचे मत रखो, अथवा हाथ को सिर पर मत रखो, नहीं तो आगे जाकर के आपके हाथ कमजोर हो जाएंगे और हाथों में कंपन की बीमारी होनी तय है। हाथों से लिखने की ताकत आपकी डेफिनेटली कम और कमजोर हो जाएगी अगर अपने हाथ को आप सिर के नीचे या सिर के ऊपर रख करके सोएंगे, क्योंकि इससे हमारी नसें कमजोर होती है। अब फिर लोग बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? बैठे तो भाई साहब, ओ बहन जी इधर आओ, चलो आगे आओ, बैठो, अब बताओ, देखो बैठने के क्या क्या तरीके होते हैं। पहले तो ये जो बैठे हैं डिबड़ी बाई की तरह यूं, ये यूं, उनका मेरुदंड अब ये जब तक बैठे रहेंगे यूं टेढ़ा रहेगा। लोग फिर कैसे बैठते हैं? या तो यूं, या फिर लोग कैसे बैठते हैं? यूं। कैसे बैठते हैं? टांगे ऊंची करो तो। अब वो देखो सारे लोग बैठे हैं यूं, बोले कि बड़ा आराम मिलता है। आराम नहीं मिल रहा। ऐसा बैठने से आपका मेरुदंड पीछे से पूरा का पूरा दबाव में आ रहा है, वहां की मांसपेशियां खिंच रही है, आपके पांव में पूरा ब्लड सर्कुलेशन पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसा बैठने से पुराने जमाने में जब भी कोई इस तरह से बैठता तो मम्मी पापा जड़ से टोक देते, पांव सीधा रखकर बैठ, दरिद्रता आवे। ऐसा बैठने से दरिद्रता आती है। शरीर में पहली दरिद्रता आती है। सीधा बैठो भाई। आपको लगता है बैठे बैठे पांव थोड़े से दर्द करने लगे, असहजन होने लगे, पांव पर पांव रख लो एक थोड़ा सा। हम लोग तो, मैं तो दिन भर सिद्धासन में बैठता हूं। मैं तो दिन भर सिद्धासन में बैठता हूं। सिद्धासन कहते हैं जहां पर उल्टा पांव रखा, उल्टा पांव रख लीजिए सब लोग, नीचे एड़ी अंदर, और उसके ऊपर रख लीजिए सीधा पांव, टांग के ऊपर नहीं। बैठना कैसे, लोग किस किस तरीके से बैठ जाते हैं पता नहीं। लोगों ने बैठने के कैसे कैसे नेगेटिव पोस्चर अपने बना लिए हैं। ये पोस्चर हमें बीमार डालते हैं। बैठना कैसे? हमेशा सीधी कमर बैठो, हमेशा सीधी कमर। कमर को ढीला तभी करो जब लगता है कि 2 घंटा हम बिल्कुल सीधे बैठे थे, अब हमारे कमर में थोड़ी थकावट आने लग गई, तो हल्का सा 10 मिनट 5 मिनट के लिए कमर को ढीला छोड़ो। लेकिन वापस, जो व्यक्ति रोजाना मेरुदंड को सीधा रख करके बैठेगा वो आदमी 100 साल का हो जाएगा, तब भी बुढ़ापा उसको नहीं घेरेगा, उसकी कमर कभी नहीं झुकेगी, उसको कमर दर्द की कभी कोई शिकायत नहीं होगी। खड़े होते हैं तो मैंने कहा जीवन शैली को ठीक करो। खड़े हुए तो भाई साहब कैसे खड़े होते हैं? अब तरीके क्या क्या और क्या क्या तरीका हो सकता है खड़ा होने का, बना के दिखाइए, देखते हैं कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। देखिए अब जैसे देखो ये बहन खड़ी है, एक टांग तो है स्ट्रेट और दूसरी टांग है ढीली। कैसे खड़ी है पता चल रहा है? अभी आपने किया था ना। एक टांग कैसी है? स्ट्रेट सीधी, और दूसरा घुटना हमारा आधा लचीला मुड़ा हुआ। दैट मीन्स अनबैलेंस, पूरी बॉडी अनबैलेंस। केवल एक पांव पर आप जब भी खड़े होंगे तो एक पांव पर खड़े होने से आपकी पूरी बॉडी का लोड एक पांव पर आ गया, और परिणाम ये निकल कर आएगा कि आपके गारंटेड घुटने में दर्द होगा होगा होगा, क्योंकि आपने अपने खड़े रहने का पोस्चर गलत बना दिया है। तो परिणाम ये निकल कर आएगा कि आपके घुटने में दर्द होगा, पांव की पगथलियों में आपके बहुत जल्दी सनसनी फैलनी शुरू हो जाएगी, जल्दी आपको नींद आने लग जाएगी पांव में। खड़े होने के पोस्चर को बिल्कुल सीधा, एक पांव पर खड़े ना हो, दोनों पांव हमारे सीधे रहने चाहिए। समझ में आ रही है बात? लोग पता नहीं कैसे कैसे यूं खड़े हो जाते हैं, यूं खड़े हो जाएंगे लोग। सारी बॉडी अनबैलेंस हो रही है। हमारा शरीर वीणा के तारों की तरह है, इनको अगर हम लोग सही तरीके से अगर साधेंगे ये संगीत देता रहेगा। और अगर हमने शरीर की वीणा के तारों को अगर हमने ढीला या बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, ये हमारे लिए जवाब देना शुरू कर देगा कि अब मैं तुम्हारे ऑर्डर में रहने वाला नहीं हूँ। शरीर को अपने ऑर्डर में अगर रखना है, हम सब लोगों को पोस्चर को जीवन
शैली को अपन सब लोगों को ठीक कर लेना चाहिए। आंखों को भी ठीक रखो, घूर घूर के मत देखो किसी को, घूर घूर के मत देखो, क्योंकि आंखें अगर खराब हैं माइंड खराब होगा, अंदर लोड बढ़ेगा, अंदर विकार पैदा होंगे। कान ठीक रखो, किसी की बदनामी मत सुनो, निंदा मत सुनो, अपने कानों को यूं टेर टेर के खड़े मत हो। अगर हम लोग अपनी 5 इंद्रियों को, आंख, कान, नाक, इन सबको अगर हम लोग ठीक रखेंगे, अपने आप हमारी जीवन शैली के ठीक रहने पर कमर दर्द, बॉडी दर्द अपने आप हमारा कम 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 होगा। योग हमारे लिए, योग जो हम व्यायाम और आसन के रूप में करते हैं वो केवल हमारा सहयोग करते हैं। कोई ये ना समझ ले कि योगासन करते हैं तो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। दिन भर की अपनी लाइफ स्टाइल को भी ठीक रखिए। अगर आज आप अगर जबान है, इस जिह्वा इंद्रिय का, शरीर और 5 इंद्रियों का अगर आप लोग सही संतुलित उपयोग नहीं करेंगे तो जबान से गलत बोलेंगे तो अगले को टेंशन, कोई और हमें गलत बोलेगा हमें टेंशन। हम अपनी जिह्वा से खाना खाते हैं, खाना अगर गलत खाएंगे तो पेट भी हमारा गड़बड़ 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 होगा। अपन सब लोगों को शरीर को ठीक रखने के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए अपन में से हर किसी व्यक्ति को अपनी जीवन शैली को ठीक कर लेना चाहिए। ज्यादा मत खाओ, दिन भर मत खाओ, मुंह दिन भर मत चबाओ। लोग गेले हैं हमारे यहाँ पर, दिन भर गुटखा खाते हैं, कोई आदमी शराब पीता है। इस चातुर्मास में अब तक सैकड़ों लोगों को अपन लोगों ने शराब और गुटखे का त्याग करवाया। सैकड़ों लोगों को गुटखे और तंबाकू, जर्दा, शराब का त्याग करवाया। पर भाई बॉडी में अगर गलत चीज डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा? बॉडी में गलत चीज डालेंगे तो गलत परिणाम आएगा, बॉडी अंदर से सड़ेगी। अरे आज तक जितने भी कैंसर हुए हैं, भारत में कैंसर की व्याधि इतनी बढ़ गई कि सरकार अगर आने वाले केवल 3 साल के लिए शराब और गुटखा तंबाकू पर बैन लगा दे तो मात्र 3 साल में भारत को कैंसर से मुक्त किया जा सकता है। मात्र 3 साल में भारत को कैंसर से मुक्त किया जा सकता है। अरे जो अनपढ़ गंवार, जिन तक कोई ज्ञान नहीं पहुंचता, वो खाते हैं, बात समझ में आती है। अपना पढ़ा लिखा हुआ समाज भी खाने पीने वाला अगर समाज बन जाए तो ये अपने लिए स्वास्थ्य के साथ दुश्मनी पालनी है। जो बीमारियां प्रकृति से आती है, बैक्टीरिया से आती है, शायद उसको झेलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी है, पर बाकी अपने आप को बीमार ना होने देना यही हमारी समझदारी है, यही हमारी समझदारी है। हम लोग अब योग प्रारंभ करते हैं, योगाभ्यास। योग, ध्यान रखिएगा, केवल बीमारियों को काटने का मार्ग नहीं है, बल्कि योग हमारे 5 कोशों को स्वस्थ करता है। अन्नमय कोश, सब लोग दिमाग में ले लो, नंबर 1 अन्नमय कोश, बोलो तो नंबर 1 अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश, दूसरा है, तीसरा है मनोमय कोश, तीसरा है, सब लोग बोलो, याद कर लो, तीसरा मनोमय कोश, चौथा ज्ञानमय कोश, चौथा कोश है ज्ञानमय कोश, और 5वां कोश है आनंदमय कोश। 5वां कोश कौन सा है? आनंदमय कोश। अन्नमय कोश का केंद्र है पेट, हाथ रखकर बोल लो, अन्नमय कोश का केंद्र कौन सा है? पेट। प्राणमय कोश का केंद्र है हमारा हार्ट, हृदय। मनोमय कोश का केंद्र है हमारे मस्तिष्क का निचला हिस्सा। ज्ञानमय कोश का केंद्र है हमारा मध्य मस्तिष्क, और आनंदमय कोश का केंद्र है हमारा सहस्रार प्रदेश, ऊर्ध्व मस्तिष्क का केंद्र, ये हमारा आनंदमय कोश का केंद्र है। हालांकि 5 कोश हमारे पूरे शरीर पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, पर ये मैंने अपने हिसाब से जो केंद्र बना रखे हैं वो मैंने आपको बता दिए। योग इन 5 कोशों पर हमारे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को परफेक्ट बनाने के लिए मेडिटेशन है, पर अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को परफेक्ट बनाने के लिए संतुलित आहार और योग।
योगाभ्यास या व्यायाम ये हमारे अन्नमय कोश को और प्राणमय कोश को स्वस्थ और संतुलित बनाने के लिए है। आहार जब भी करो 3 शब्दों को याद रखो, हित मित रित। 3 शब्द बोलो तो, हित मित और रित। हितकारी भोजन करो, ऋतु के अनुसार भोजन करो और सीमित मात्रा में भोजन करो। अन्नमय कोश हमारा ठीक रहेगा। प्राणमय कोश, जब भी मौका लगे हमेशा लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। ध्यान रखो, जब आदमी विकार में होता है, क्रोध में होता है, तो आदमी की तेज सांस चलती है, लेकिन जब आदमी शांत होता है तो आदमी की गहरी सांस चलती है। गहरी सांस के द्वारा हम अपने मनोमय कोश को नियंत्रित कर सकते हैं। चूंकि अब अपने को योगाभ्यास करना है, इसलिए इस बिंदु पर अब ज्यादा न जाते हुए अपन लोग सभी आओ, आज केवल अपन लोग शरीर और प्राण के लेवल पर कुछ काम कर लेते हैं। चलिए पहले थेरेपी कर लेते हैं। नंबर 1, क्लैपिंग थेरेपी। ताली बजाओ, रोग भगाओ। दोनों हाथ खोलिए, 5 अंगुलियां खोलिए और 5 अंगुलियां खोलकर पहले मंत्र बोल लो, दुनिया की एक दवा निराली। बोलो तो, दुनिया की एक दवा निराली। मात्र 15 सेकंड की ताली, मात्र 15 सेकंड की ताली। दोनों हाथ खोल लीजिए और 30 बार जम के पूरी ऊर्जा के साथ बजाइए और देखिए इसका चमत्कार। आपके हार्ट के ब्लॉकेज तक इससे खुल जाएंगे। हो जाते हैं शुरू। स्टॉप। दोनों हाथ सामने लाइए और देखिए, हैव यू एनी फीलिंग? अपने हाथों में आपको क्या महसूस हो रहा है? उस वाइब्रेशन पर ध्यान दीजिए। आपके हाथों का पूरा एक्यूप्रेशर हो चुका है। जिनके शरीर की बीपी लो या हाई रही है, दोनों ही इससे संतुलित हो चुकी है। हार्ट के ब्लॉकेज तक आपके खुले हैं, पॉजिटिव इफेक्ट आपका पड़ा है। शरीर की सुस्ती आपकी दूर हो गई है। दूसरी थेरेपी कर लेते हैं और वो है रबिंग थेरेपी। घर्षण से आग पैदा होती है। सबसे पहले कर लो नेल रबिंग। नाखूनों की घर्षण, नाखूनों का घर्षण आधा मिनट तक। रबिंग थेरेपी, नेल रबिंग थेरेपी खास तौर पर सिर पर पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए और उसमें भी बालों पर पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए ये बहुत अच्छा वैज्ञानिक प्रयोग है। और ये है नेल रबिंग थेरेपी। जिनके टाट निकल आई है उनके 4 बाल उगने से शुरू हो जाते हैं और जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके बालों का झड़ना बंद हो जाता है। जिनके बाल सफेद हो रहे हैं उन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत अच्छा। घर्षण से माचिस की तीली जलती है, घर्षण से पत्थर रगड़ता है, आग पैदा होती है। घर्षण से ही ये सृष्टि का जन्म हुआ है, घर्षण से ही प्रकाश का जन्म हुआ है। हैंड रबिंग, दोनों हाथों की जोर से अंदर लगना चाहिए कि गर्मी पैदा हुई है। खुद को यह एहसास होना चाहिए कि गर्मी पैदा हो रही है। हाथ में मेरे ऊष्मा जन्म ले चुकी है। हथेली के भीतर बाहर। फुट रबिंग, पांव की घर्षण कर लीजिए। पहले राइट लेग और अब जोर से कीजिए 30 बार पूरा। तलवा घिसिए, चेहरा चमकाइए। जो आदमी रोजाना 1 मिनट तक पांव का घर्षण करता है उस आदमी को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका चेहरा अपने आप ही चमकता है। पोजीशन चेंज। तलवा घिसिए, चेहरा चमकाइए। नाखून रगड़िए और बुढ़ापा झड़किए। ताली बजाइए और रोग भगाइए। तलवा घिसिए और चेहरा चमकाइए। जब जब मौका लगे ये 3 थेरेपी कर लेनी चाहिए। और तीसरी थेरेपी है लाफिंग थेरेपी। तीसरी थेरेपी कौन सी है?
लाफिंग थेरेपी 10 ठहाके लगा लेना है। ये खास तौर पर डिप्रेशन को मिटाने के लिए, माइंड के स्ट्रेस को मिटाने के लिए, दिमाग में किसी भी तरह का टेंशन है उसको मिटाने के लिए, साइनस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। दिन भर मुस्कुराते रहा करो भाई बहनों, दिन भर मुस्कुराते रहा करो। याद रखो, जेब में भले ही ना हो मोबाइल पर चेहरे पर जरूर रखिए स्माइल। जेब में भले ही ना हो मोबाइल पर चेहरे पर जरूर रखिए, क्या रखिए? मुस्कुरा कर बोलो स्माइल। ध्यान रखो, फोटोग्राफर फोटो खींचता है, 1 मिनट के लिए भी वो अपने से कहता है स्माइल प्लीज, क्योंकि फोटो सुंदर आता है। 24 घंटे मुस्कुराओ, आपका फोटो हमेशा ही सुंदर आएगा। अब हमें तो पता रहता है हमारा फोटो कब कौन खींच ले, इसलिए हमें 24 घंटे ही मुस्कुराना पड़ता है। पता नहीं गधे का फोटो कौन रखेगा अपने पास। हंसता मुस्कुराता गुलाब का फूल का फोटो तो हर कोई अपने पास रखेगा, और गुलाब का फूल वो नहीं जो बगीचे में खिलता है। अपन सब भगवान के बनाए हुए गुलाब के फूल हैं, हमेशा इनको खिला खिला करके रखा करो। पहले दिमाग के लोड को खत्म करते हैं। योगाभ्यास शुरू करने से पहले आपको घर में ताली बजाने की सुविधा हो तो ही बजाना। ताली बजाने की सुविधा लगता है नहीं है तो केवल घर्षण वाला काम कर लीजिएगा, और लगता है लाफिंग करने की सुविधा नहीं है तो स्माइलिंग थेरेपी कर लीजिएगा। 1 मिनट तक लगातार मुस्कुराते गए। पर सप्ताह में 1 दिन अपन सब लोगों को लाफिंग थेरेपी जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि दिमाग का सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाए। अब आपको लंबा हंसना है, लंबा मुस्कुराना है। जितना लंबी हंसी आप हंस सकते हैं, जितनी लंबी अंतिम मतलब सांस को खींचते हैं, जितना लास्ट तक हंस सकते हैं, ताकि दिमाग की अंतिम कोशिका तक हमारे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ सके। मुट्ठी बांध लीजिए। अब लगाते हैं 10 जोरदार ठहाके। अब देखो कितनों के आंख में आंसू आए। हाथ ऊपर उठा के बताओ कितनों के आंख में आंसू आए। अरे वाह, ये देखो खुशी के आंसू थे, सबके आंखें भर आए, सबके आंखों से गंगा जमुना निकल आई, यानी स्ट्रेस मिट गया। बजाओ ताली और आनंद लो। स्टैंड अप। और अब हम कर रहे हैं डायनामिक एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट को एक्टिव करेगी, हमें बॉडी से अंदर से वार्म अप करेगी, अंदरूनी ताकत को हमारे भीतर जगाएगी। अभी तक आपके शरीर की जो भी स्थिति रही है, अब केवल 5 मिनट में अपन देखेंगे अंदरूनी ताकत बढ़ी, पसीना बहा, शरीर के रोग कटे। अब अपन शुरू करते हैं नंबर 1, और वो है पहला परेड। पहला क्या है? डायनामिक सक्रिय व्यायाम के 7 चरण। पहला है परेड। हो जाते हैं 1 मिनट तक, 60 की गिनती तक शुरू। परेड कल 15 अगस्त है, वैसे भी अपने लोगों को सबको करना ही है। हो जाओ शुरू। एक मिनट तक लगातार। परेड मिलिट्री मैन की तरह एक लयबद्ध हाथ और पांव चले, पूरी बॉडी के मूवमेंट आपके एक्टिव हो रहे हैं। आज सबके आगे के बढ़े हुए पेट और पीछे के बढ़े हुए पिछवाड़े सब पॉजिटिव हो जाएंगे। करते जाओ मस्ती से परेड। स्टॉप। नंबर 2 जॉगिंग।
1 मिनट की जॉगिंग, ये सभी 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, पर 1-1 मिनट के प्रयोग आपको पॉजिटिव बनाते जाएंगे, बॉडी को परफेक्ट हो जाते हैं। 1 मिनट की जॉगिंग शुरू। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाथ पांव दोनों एक साथ चलाइए। वेरी गुड। ये शरीर भगवान का मंदिर है, हम वीणा के तारों की तरह इसे साध रहे हैं, तन के तंबूरे को ठीक कर रहे हैं। ये शरीर सितार और वायलिन की तरह है जिसे हम स्वस्थ कर रहे हैं। स्टॉप, विश्राम। ओनली 1 मिनट। 60 की गिनती हो गई, यानी पूरा। सांसें अपने आप में भगवान के द्वारा अपन सब लोगों को दिया जाने वाला बहुत प्यारा प्राण शक्ति बढ़ाने वाला हमारे लिए उपहार है, तोहफा है। हमेशा ये तोहफा, जैसे तोहफा चाहते हैं ना कि तोहफा हमेशा बढ़िया से बढ़िया हो, वैसे सांस हमेशा बढ़िया से बढ़िया लो। अच्छी लंबी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सांस लिया करो। सांस ले रहे हो यानी कि बांसुरी बज रही है हमारे भीतर। और तीसरा चरण है और वो है पीटी। सारी बॉडी के मूवमेंट अब आपके एक्टिव हो रहे हैं, पूरी बॉडी आपकी खुल जाएगी, और वो है पीटी। पहले देख लीजिए एक बार, ताकि जिनको नहीं आता है वो कर लो। सबको बचपन में लेके जा रहा हूं। वेरी गुड, हो जाओ शुरू। 20 बार पीटी। वेरी कम। वेरी गुड वेरी गुड। आहा, हाथ पांव दोनों साथ में खोलिए और चलाइए। वेरी गुड, आराम से। वेरी गुड, विश्राम। हाँ, सब खुल गया। पसीना निकलने दो, सब बीमारियां निकल रही है सबकी। अरे रोज अगर योगा करो तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो एक बार गड्ढे में गिर गया था, मेरी कमर के मणके हिल गए, पर मैं रोज योग करता हूं तो मेरा ऑपरेशन अभी भी 7 साल से टला हुआ है। अभी भी बड़े आराम से चल लेता हूं, फिर लेता हूं, 5-5 घंटे बैठ जाता हूं। डॉक्टर ने तो 7 साल पहले मुझे कह दिया था कि आपको अर्जेंट ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप गड्ढे में गिर गए, मणके आपके अंदर खिसक गए हैं, गादी आपकी बाहर निकल आई है। लेकिन फिर भी योग एक ऐसी संजीवनी औषधि है जो हर हाल में आदमी को पॉजिटिव इफेक्ट देती है। अब अपन करते हैं चौथे चरण में। सब केवल अपन बचपन का काम कर रहे हैं जो स्कूलों में करके आए थे। पहले बॉडी को खोलने के लिए स्कूलों में पहले बच्चों को सबको यही काम करवाया जाता था। जो कॉलेज में जाते हैं ये सब आलसी बनते चले जाते हैं। मैं तो कहूँ आदमी मरे, 90 साल का होकर मरे, तब भी रोजाना योग उसे जरूर करना चाहिए, ताकि आदमी मरे तो अंतिम सांस तक भी वो स्वस्थ और प्राणवंत बना हुआ रहे। आप लोग सांस भरिए, तब तक एक छोटी सी कहानी कहता हूं, और कहानी है शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की। और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जिनके लिए फांसी की सजा सुना दी गई, और जिस दिन फांसी होनी थी सुबह 8 बजे जेलर ने आकर कहा कि आपका टाइम हो रहा है और आपको तैयार हो जाना चाहिए, 9 बजे आपकी फांसी लगने वाली है। अंदर जाकर के झांक के देखा, बोले हाँ मैं तो तैयार हूँ। जेलर ने अंदर झांका तो देखा वो बड़े आराम से योगा कर रहे हैं। तो जेलर ने पूछा क्या बात है भाई साहब, आपको पता नहीं है कि आज आपको फांसी लगाई जाएगी? बोले मुझे पता है, अरे तभी तो योगा कर रहा हूँ, फांसी लगाई जानी है तभी तो योगा कर रहा हूँ। बोले आपको तो 1 घंटा के बाद मर जाना है, और अब ये योगा किया हुआ क्या काम आएगा? उसने कहा मैं इसलिए योगा कर रहा हूँ ताकि फांसी के फंदे पर जाऊं तो मेरा मन कमजोर ना हो। योगा करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा मजबूत रहता है। योगा करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा मजबूत रहता है। और जब मैं यहाँ से अपना नश्वर शरीर छोड़कर ईश्वर के पास जाऊंगा तो वहाँ पर भी जाऊंगा तो वो मुझे देख करके खुश होंगे कि कोई योगी मेरे पास आया, कोई राष्ट्रभक्त मेरे पास आया जिसने आकर के अपनी जान यहाँ पर कुर्बान की थी। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट माइंड, परफेक्ट, यही हमें योगा का परिणाम है। और अब अपन चौथे स्टेप में करते हैं, और वो करते हैं रस्सी कूद। 1 मिनट तक रस्सी कूद के लिए अपन सब लोग तैयार हो जाओ, बच्चे बन जाओ और 1 मिनट के लिए रस्सी कूद, क्लैपिंग, स्कैपिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डोरी को उल्टा चलाइए, आप हाथों को पोजीशन उल्टी कीजिए, अब उल्टी डोरी चलाइए।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टॉप, विश्राम। अब आराम से सांस लीजिए। देखा, सारे अंदर के फंक्शन परफेक्ट हो रहे हैं। आपके जो हार्ट में ब्लॉकेज थे वो खुलते चले जा रहे हैं। सांस लेने की जो आपकी श्वसन नली है उसकी कैपेसिटी आपकी अपने आप बढ़ती चली जा रही है। पांचवा हो जाते हैं तैयार। चलो, पांचवा है और वो है जंपिंग। क्या है? लेकिन ध्यान रखें जंपिंग कैसे करना है, ठीक है? पहले समझ लो, बहुत आहिस्ते करना है, उछाल नहीं मारना। नीचे लकड़ी है भाई साहब, है वो टूट जाएगी, अंदर फंस जाएगी। तो बहुत आराम से जंपिंग करनी है, लेकिन ध्यान रखें हाथों को भी झटकाते हुए जंपिंग करनी है। क्या करनी है? हाथ और पांव दोनों को एक साथ, हाथों को भी झटकाते हुए हो जाते हैं 1 मिनट की जंपिंग। हाथों को भी झटकाइए, झटकाते हुए